देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और आप लोगों से पीटी के एग्जाम में एक या दो अनुच्छेद जरूर पूछे जाएंगे। एक या दो अनुच्छेद पूछे जाएंगे और ये एक या दो अनुच्छेद इसी क्लास से आएंगे। अगर इसके बाहर से आ जाएं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने इतने सारे जो अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट, उन सारों को कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप लोग इसे देखिएगा जरूर। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उस पर आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। केवल उस पर ये लिखना है कि नीड पीडीएफ, और नीड पीडीएफ का जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ उस पर ग्रुप पर डाल दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अनुच्छेद को डिस्कस करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास से एक भी अनुच्छेद बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। देखिए अनुच्छेद 1 के अंदर किसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 1 के अंदर भारत राज्यों का संघ होगा ये कहा गया, और हमारे लिए अनुच्छेद 2 भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 2 में राज्यों की स्थापना की बात की गई है। और ये राज्यों की स्थापना कैसे होगी जरा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि भारत के बाहर कोई जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े को भारत अपने अंदर मिलाना चाहता है, तो इस टुकड़े को संसद अनुच्छेद 2 के तहत संशोधन करके अपने राज्य के अंदर यानी अपने राज्य क्षेत्र के अंदर मिला सकती है। तो इस तरीके से नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 के द्वारा की जा सकती है। और अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अंदर गठन किया जाएगा नए राज्यों का। यानी नए राज्यों का गठन कैसे होगा। कोई राज्य है जो कि भारत के अंदर है, कोई राज्य जो कि भारत के अंदर है और वो उसके एरिया को अगर कम करके कोई राज्य बनाया जाए, यानी उसका क्षेत्र काट कर कोई राज्य बनाया जाए, तो उसे भी अनुच्छेद 3 के अंदर बनाया जाएगा। अगर उसके नाम में परिवर्तन किया जाए तब भी अनुच्छेद 3 का मतलब प्रयोग किया जाएगा। उसकी सीमा में कोई परिवर्तन किया जाए तब भी अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा। आई होप अनुच्छेद 3 आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी आधार पर उत्तराखंड का भी उत्तर प्रदेश से अलग होना और 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश है उससे तेलंगाना का अलग होना, ये सब अनुच्छेद 3 के उदाहरण है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 4 के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, जो इसके द्वारा किए गए संशोधन, यानी इसके द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किए गए संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 4 के अंदर लिखा गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 6 को। और अनुच्छेद 6 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान भारत आए, यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 6 के अंदर। और अनुच्छेद 7 के अंदर किसका प्रावधान है। अनुच्छेद 7 के अंदर भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे उनका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 6 को आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 8 के अंदर किसका प्रावधान है। अनुच्छेद 8 के अंदर विदेशी भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है कि आपकी नागरिकता विदेशी भ्रमण करने पर समाप्त की जाती है, तो अनुच्छेद 8 के द्वारा आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 8 में ये लिखा गया है कि यदि आप विदेशी भ्रमण करते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त नहीं की जाएगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 9 में लिखा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 के अंदर लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 11 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी, ये प्रावधान अनुच्छेद 11 के अंदर किया गया है। और आगे हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 12 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 14 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आधार पर, यानी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर, ये अनुच्छेद 15 के अंदर लिखा गया। और अनुच्छेद 16 इम्पोर्टेंट है, अवसर की समानता। और 17 के अंदर अस्पष्टता का अंत का उल्लेख किया गया है, यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत है,
क्योंकि अनुच्छेद 18 के अंदर आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते, और जो संवैधानिक तौर पर जो भी मान्यताएं यानी जो भी उपाधियां हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे पद्मश्री हो गया, कोई सैन्य उपाधि है वो ले सकते हैं। और अगर आप किसी विदेशी देश से यानी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेते हैं तो पहले आप राष्ट्रपति को सूचित कीजिएगा, वरना आप विदेशी जो उपाधियां हैं उनको भी नहीं रख सकते। अनुच्छेद 18 के अंदर ये प्रावधान किया गया है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंदर, और अनुच्छेद 19 के अंदर ही प्रेस की भी स्वतंत्रता है, प्रेस, तो आप लोग ये याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों के दोष सिद्ध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 21 का इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये अनुच्छेद 21 का के अंदर लिखा गया। और अनुच्छेद 22 इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। और ये किस आधार पर संरक्षण देता है? ये इस आधार पर संरक्षण देता है कि आपको ये रीजन बताया जाए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और आपको अपने मन का वकील करने की स्वतंत्रता देता है, और आपको 24 घंटे के अंदर जो न्यायालय के सामने वो प्रस्तुत करने यानी हाजिर करने की स्वतंत्रता दिलाता है। तो आप लोग अनुच्छेद 22 को जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 के अंदर गिरफ्तारी से संरक्षण है, और अनुच्छेद 23 के अंदर दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। दुर्व्यापार यानी मानव की तस्करी नहीं की जाएगी, और आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 24 के अंदर 14 से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों में जोखिम भरे काम पर नहीं रखा जाएगा, ये साफ तौर पर अनुच्छेद 24 के अंदर लिखा है। और अनुच्छेद 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, तो अनुच्छेद 29 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद में अनुच्छेद 32 इम्पोर्टेंट है, और 32 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमारे संवैधानिक उपचार एवं अधिकार का उल्लेख किया गया है। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, और इसी अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये रिट कौन कौन सी है? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के द्वारा राष्ट्रपति जारी करता है, तो इन्हें भी आप याद जरूर रखिएगा। तो ये 5 प्रकार की जो रिट हैं वो न्यायालय जारी करता है, इन्हें आप याद जरूर रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे 5 प्रकार की रिट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये रिट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये रिट इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे होबियस कॉर्पस कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना, यानी सह शरीर उपस्थित करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सह शरीर प्राप्त करना यानी सह शरीर उपस्थित करना इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है। और इसे जारी किसके विरुद्ध किया जाता है? तो निजी व लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध इसे जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए इसे जारी किया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस रिट के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में हाजिर करना होता है। और ये है हमारी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग परमादेश यानी मैंडमस को डिस्कस करते हैं। और मैंडमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं यानी ऑर्डर देते हैं, और जिसे केवल जारी लोक अधिकारी के विरुद्ध किया जाता है। और कैसे इसे लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है उसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे जब कोई लोक अधिकारी वह कार्य ना कर रहा हो जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, तो परमादेश रिट के माध्यम से उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये रिट जारी की जाती है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं
प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्टनर, इन दोनों रिटों को हम लोग देखते हैं। और ये दोनों जो रिटें हैं वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी रिटें जो हैं वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो रिट है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती हैं, आप लोग याद रखिएगा। और इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि जब कोई संस्था अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है तब ये दोनों रिट जारी की जाती हैं। यानी कोई ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र अधिकार यानी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है तब हम लोग ये दोनों रिटें जारी करते हैं। जैसे जब कोई न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था जो है वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर कोई कार्यवाही करती है तो कर रही हो और उस कार्यवाही को बीच में रोकना हो तो प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। लेकिन अगर उसने कार्यवाही कर कोई निर्णय सुना दिया है तब क्या होगा, लेकिन अगर उसने निर्णय सुना दिया हो और उसके प्रभाव को रोकना हो तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। आई होप प्रतिषेध और उत्प्रेषण में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपनी जो लास्ट रिट है जिसे अधिकार परीक्षा कोआ वारंटो कहते हैं इसे डिस्कस करते हैं। और इस रिट में क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है, इसका ये अर्थ है। और इसे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गलत तरीके से धारण करता है तो अधिकार परीक्षा रिट द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है और इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो किस रिट को पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो जो अधिकार परीक्षा रिट है उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। आई होप ये सारी रिटें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिटों को एक बार तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और यह केवल फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जारी करता है। ये रिट जो है वो केवल फंडामेंटल यानी मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध जारी करता है और अन्य मामलों के विरुद्ध नहीं जारी करता। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और जो हमारा हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और यह फंडामेंटल राइट के विरुद्ध भी जारी करता है और अन्य मामलों के विरुद्ध भी जारी करता है। और इसीलिए रिटों के मामले में जो हाई कोर्ट की शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज़्यादा व्यापक हैं। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर रिटों की तुलना में पूछा जाएगा कि किसका क्षेत्र अधिक ज़्यादा व्यापक है तो जो हमारा हाई कोर्ट है उसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। आई होप ये थी हमारी इम्पोर्टेंट जो भी रिट से संबंधित जानकारी वो हमने डिस्कस की, जो आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा आर्टिकल नंबर 36 यानी अनुच्छेद 36 है उसको डिस्कस करते हैं। और अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 38 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 38 के अंदर राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा अनुच्छेद 38 के अंदर कहा गया है। और अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 के अंदर समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। और फिर अनुच्छेद 39 का इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है, इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 41 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 41 में मनरेगा को व्यवस्थित किया गया है, तो अनुच्छेद 41 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 इंपॉर्टेंट और अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी को मतलब रखा गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का और 43 का के अंदर उद्योग प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 43 का और 43 का खा के अंदर जो है सहकारिता का उल्लेख किया गया है, यानी सहकारी सोसाइटियों का गठन से संबंधित है ये 43 का। और आगे बढ़ते हैं, आगे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 44 इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 44 के अंदर समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो गोवा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 इम्पोर्टेंट है। 45 के अंदर 1 से 6 साल की जो निःशुल्क शिक्षा है
यानी 1 से 6 साल के जो बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और अब इसे बढ़ाकर 14 साल तक कर दिया गया है। और ये अनुच्छेद 46 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 के अंदर SC ST अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की बात की गई है। और अनुच्छेद 47 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 में पोषा स्तर, जीवन स्तर को उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि एवं पशुपालन यानी गोवध निषेध का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण को जो अनुच्छेद 48 का है इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 49 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 50 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, इसका उल्लेख किया गया है। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 51 का को। और 51 का के अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और जब हमारे मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है ये 11 है। और सबसे पहले एक संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर एक संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये दोनों संविधान संशोधन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें याद जरूर रखिएगा। और जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है वो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। और अब हम लोग अनुच्छेद 52 को डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, यानी राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 54 के अंदर इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति का चुनाव की बात की गई है। और अनुच्छेद 55 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 55 के अंदर लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। और अनुच्छेद 56 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कार्यकाल, कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 ईयर होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 इम्पोर्टेंट है। और 57 में लिखा गया है पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन की बात की गई है। और 58 अनुच्छेद 58 इम्पोर्टेंट है। और 58 के अंदर योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, उसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया। अनुच्छेद 59 इम्पोर्टेंट है, पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी। और अनुच्छेद 60 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ का प्रावधान है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और नेक्स्ट अनुच्छेद 61 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 62 इम्पोर्टेंट है। 62 के अंदर पद रिक्तता के बारे में यानी राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, आगे अनुच्छेद 63 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 69। और अनुच्छेद 69 के अंदर जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ की बात की गई है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान है उसका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो अनुच्छेद 72 में उसका उल्लेख किया गया है। आगे हमारा अनुच्छेद 74 इम्पोर्टेंट है। और 74 में मंत्री परिषद का गठन किया की बात की गई है। और इसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अंदर प्रधानमंत्री के गठन की बात की गई है, यानी प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 से संबंधित है। और अनुच्छेद 76
महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद 78 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्री परिषद की कार्यवाहियों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, ऐसा अनुच्छेद 78 के अंदर लिखा गया है। और फिर हमारे लिए अनुच्छेद 79 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 79 के अंदर संसद का उल्लेख किया गया है। और 79 के बाद फिर 80, 81 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 80 के अंदर राज्यसभा है और 81 के अंदर लोकसभा है। और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है और लोकसभा हमारा लोअर हाउस है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और 105 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 105 के अंदर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। और फिर 105 के बाद में 108 इम्पोर्टेंट है। और 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 108 के अंदर है। और अनुच्छेद 110 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 111 इम्पोर्टेंट है। 111 के अंदर राष्ट्रपति को जो वीटो पावर होती है, उस वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। 111 के बाद अनुच्छेद 112 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे हम लोग बजट भी कहते हैं। और हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, और बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है 123। और 123 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है 124। और 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है 124 के अंदर। और अनुच्छेद 24, 124 के बाद 125 इम्पोर्टेंट है। और 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 125 आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट 125 के बाद अनुच्छेद 129 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय इसको लिखा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये अनुच्छेद 129 हमें बताता है। और फिर 129 के बाद 141 इम्पोर्टेंट है। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो विधि है वो भारत के सभी न्यायालयों पर आबाद कर होगी। तो ये आप लोग 141 को जरूर याद रखिएगा। और 141 के बाद अनुच्छेद 143 इम्पोर्टेंट है। और 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा, किस अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 के माध्यम से ले सकता है। और फिर इसके बाद में 148 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 148 के अंदर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 148 के बाद अनुच्छेद 153 इम्पोर्टेंट है। और 153 में राज्यपाल। और अनुच्छेद 161 इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा क्षमादान का उल्लेख किया गया है। और 163 के बाद 162 इम्पोर्टेंट है। और 162 के अंदर राज्य मंत्री परिषद का गठन किया गया है, और जिसका मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होगा। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और 164 के अंदर मुख्यमंत्री है। और 164 के बाद 165 इम्पोर्टेंट है। और 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। और फिर 165 के बाद 214 इम्पोर्टेंट है। और 214 के अंदर हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है, यानी हाई कोर्टों का उल्लेख किया गया है। और फिर 226 इम्पोर्टेंट है। 226 के द्वारा हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और फिर 226 के द्वारा 249 इम्पोर्टेंट है। और 249 अनुच्छेद के अंदर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिया गया है, यानी अनुच्छेद जो 249 है उसके द्वारा अगर राज्य सूची का कोई विषय है उस पर भी संसद कानून बना सकती है। तो ऐसा अनुच्छेद 249 के तहत होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और फिर 280 के बाद 300 का इम्पोर्टेंट है, जिसमें संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है।
और इसके बाद में अनुच्छेद 312 इम्पोर्टेंट है, और अनुच्छेद 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। और 12 के बाद में 315 इम्पोर्टेंट है। 315 के अंदर यूपीएससी और स्टेट पीएससी का उल्लेख किया गया है। और फिर 324 इम्पोर्टेंट है। 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और आगे इम्पोर्टेंट है 330 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 330 के अंदर लोकसभा के अंदर SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 331 में राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 332 इम्पोर्टेंट है। और 332 के अंदर विधान सभा में जो SC ST के आरक्षण का प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 333, और 333 के अंदर विधानसभा के अंदर आंग्ल समुदाय का उल्लेख किया गया है। और 338 इम्पोर्टेंट है। 338 के अंदर SC आयोग इम्पोर्टेंट है। और 338 का और 338 का ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। 338 का के अंदर ST आयोग है, और 338 का के अंदर OBC आयोग का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 343 इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 343 के अंदर संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और फिर 343 और 341 भी इम्पोर्टेंट है। और 341 के द्वारा किसी जाति को अगर राष्ट्रपति SC जाति यानी अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 341 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 341 के द्वारा ही किसी जाति को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति घोषित करता है। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है जो 350 का इम्पोर्टेंट है। और 350 का के अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है। और आगे जो इम्पोर्टेंट है वो 351 इम्पोर्टेंट है। और 351 के अंदर हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं उनको दिया गया है। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे जो 352 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 352 के अंदर राष्ट्रीय आपात है। और 356 के अंदर राज्यों में आपात यानी राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। और 368 के अंदर संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे हमारे अनुच्छेद हैं, ये सारे ही अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे टोटल जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, उन अनुच्छेदों को हमने डिस्कस किया। और इन्हीं अनुच्छेदों से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उन संविधान संशोधन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है ये एक नज़र में हम लोग देखते हैं। और आप लोग देखिएगा, पहला ही संविधान संशोधन है यानी फर्स्ट कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसके द्वारा हमारे जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनका गठन किया गया। और जो हमारा जो 7वां भाग था उस 7वें भाग को निरस्त किया गया। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967, और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। और ये सिंधी भाषा जो थी वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 36वां संविधान संशोधन 1975। और इसके द्वारा जो सिक्किम था वो पूर्ण राज्य बना था। और ये सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन गया था। और आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और इसी के द्वारा आर्टिकल 39 का, 43 का, 48 का और 51 का को जोड़ा गया था। और इसे ही लघु संविधान कहते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 से याद रखिएगा।
और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं जो हमारा आगे इम्पोर्टेंट है वो है 44वां संविधान संशोधन 1978 इम्पोर्टेंट है। और इसके द्वारा जो आर्टिकल 31 था जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर 300A में रखा गया। और पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, और अब जो ये 300A में रखा गया संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी यानी विधिक अधिकार है। इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और हमारे जो इमरजेंसी थी यानी जो आपातकाल में अशांति शब्द था यानी आंतरिक अशांति शब्द था, इसे चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही किया गया था। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और बहुत से जो मतलब कार्य हुए थे वो भी इसमें कुछ हुए थे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन 1985। और उस 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो 61वां संविधान संशोधन 1989। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है 69वां संविधान संशोधन 1971 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से घोषित किया गया, ये पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि 69वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा घोषित किया गया था। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है 71वां संविधान संशोधन 1992। और इसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी 8वीं अनुसूची में जो 3 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 74वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21 का के अंदर है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 51वां संविधान संशोधन जो 2003 के अंदर हुआ था। और इसके द्वारा राज्यों के लिए 15% मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। लेकिन इसका एक अपवाद देखने को मिलता है जो कि दिल्ली के अंदर 10% मंत्री परिषद है। ये भी आप याद जरूर रखिएगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, और आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन जो कि 2003 के अंदर हुआ था। और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और ये चारों भाषाओं को आप बोडो मास्ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। तो आपको बोडो से यानी बो से हो जाएगा बोडो, और डो से हो जाएगा डोगरी, मास यानी में से हो जाएगा मैथिली, और सा से हो जाएगा संताली। ये चारों भाषाएं याद हो जाएंगी, आप लोग याद रखिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो है 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 के अंदर हुआ था। और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता किया गया था। तो इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जीएसटी आयोग का उल्लेख किया था। और ये थे हमारे फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये था हमारा आज का कंप्लीट